गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल की बात करेंगे। भारत के परंपरागत वस्त्र। परंपरागत वस्त्र ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया। भारत के परंपरागत वस्त्र, इनके बारे में जानेंगे। भारत आज से ही नहीं बल्कि यह अति प्राचीन काल से इसमें प्राचीन काल से ही वैभवपूर्ण, ऐश्वर्यशाली एवं अलौकिक कलाओं का धनी रहा है। हस्तकला, चित्रकला, संगीत कला, भवन निर्माण कला इत्यादि कलाएं यहाँ सदियों से ही पनपती फलती फूलती रहती हैं। वस्त्र कला का प्रारंभ मानव सभ्यता के साथ ही विकसित हुआ। वस्त्र कला हस्तकला के अंतर्गत ही आती है। इसमें हालांकि भारतवर्ष कई बार विदेशी आक्रमणकारियों का हमला हुआ है। भारत पर देश को हजारों बार युद्ध की विभीषिका झेलनी पड़ी है। तमाम साम्राज्य के उत्थान पतन हुए, परंतु फिर भी विभिन्न कलाएं समयानुसार रूप बदलती हुई ज़्यादा से ज़्यादा निखरती और विकसित होती आ रही है। यहाँ की वस्त्र कला संपूर्ण विश्व में अग्रणी स्थान पर है। भारत के बने वस्त्र संपूर्ण विश्व में प्रयोग किए जाते हैं तथा यहाँ की कलाओं की सराहना की जाती है। वस्त्र बुनने का कार्य जुलाहे करते थे और रंगरेज वस्त्र बुनने का काम जुलाहे करते थे और रंगरेज वस्त्रों के विभिन्न नमूनों में रंगने का कार्य करते थे। अब क्या हो गया है, इसमें आज के वस्त्र तब वस्त्र मशीनों से नहीं बल्कि बुनकरों की नाजुक एवं कलात्मक उंगलियों के द्वारा बुने जाते थे। बुनकरों के हाथों में ऐसा जादू रहता था जिससे वे इतने वस्त्र पर उतार देते थे। अत्यंत कठिनता एवं मेहनत से बुने हुए वस्त्र राजा महाराजाओं के आपसी आदान प्रदान और सौगात के रूप में प्रयोग करते थे। राजा महाराजा उत्कृष्ट वस्त्रों के लिए बुनकरों को महंगे उपहार, मुँह मांगा इनाम देते थे, अच्छे उपहार उनको दिया करते थे। इसके फलस्वरूप बुनकरों को अच्छे से अच्छा वस्त्र बनाने के लिए आपस में होड़ और प्रतिस्पर्धा लगी रहती थी। उन्हें राजाओं का प्रश्न मिलता था, उनका साथ मिलता था। प्राचीन काल से ही वस्त्र निर्माण हस्तकला के रूप में प्रचलित था। वैदिक युग में भी रंग बिरंगे वस्त्र बनाए जाते थे, जिसका उल्लेख हमें आज भी पुराणों में देखने को मिलता है। अब आप प्राचीन एवं मध्यकालीन युग में भारत में वस्त्र निर्माण कला में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। इतिहास एवं साहित्य इस बात की पुष्टि करते कि भारत में निर्मित वस्त्र कोमलता, सुंदरता और सूक्ष्मता, अद्वितीय सुंदरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इन महीन एवं बारीक वस्त्रों के संबंध में कई उल्लेख मिलते हैं, जैसे ढाका के मलमल है। पूरा थान, ढाका के जो मलमल का पूरा थान है वो माचिस के डिब्बे में समा जाता है और इसका वजन अत्यंत कम होता है, जिसे जुलाहे की प्रवीण एवं कुशल उंगलियां ही बुनती थी। एक किंवदंती के अनुसार औरंगजेब ने जब अपनी पुत्री
देबुंसिया को शालीनतापूर्वक वस्त्र पहनने के लिए डांटा तो उसके प्रत्युत्तर में जेबुन्निसा ने बताया कि यह वस्त्रों के तह पर तय करके 8 तह से अपने बदन को ढके हुए है। इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय के कलाकार कितने महीन और एवं पारदर्शी वस्त्रों को बुना करते थे। अंग्रेजी राज्य में वस्त्र कला में अवश्य ही थोड़ा नुकसान हुआ, हास हुआ। अंग्रेज भारत की कला एवं संस्कृति को जड़ से ही उखाड़ फेंकना चाहते थे और फलतः अंग्रेजी राज्य में वस्त्र की कला को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा। उस समय पे वस्त्रों को काफ़ी नुकसान हुआ हमारे अंग्रेजी समाज में। अब प्रारंभ में वस्त्र निर्माण कला का काम परिवार तक ही सीमित था। यह कला पुत्र को पिता से स्वतः ही वंशानुगत मिलती थी। इस तरह कला का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला जाता था। भारत के परंपरागत वस्त्र कला के उत्कृष्ट नमूने थे जिसे जुलाहे काफ़ी लंबे समय में कठिन परिश्रम एवं अत्यंत कुशाग्रता से बुना करते थे। वस्त्र बुनाई का अधिकांश कार्य वर्षा ऋतु में होता था क्योंकि इस समय संपूर्ण वातावरण ही आर्द्र हो जाती है और धागों को टूटने का भय अत्यंत ही कम रहता है। आपको जब मैंने वीविंग फाइबर के बारे में पढ़ा रही थी तो बताया था कि कई फाइबर ऐसे होते हैं जो नमी वाले एनवायरनमेंट में बुनना उनको उपयुक्त रहता है, क्योंकि सूखा एनवायरनमेंट जहाँ रहेगा तो उसको मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो वो धागे चटक जाते हैं। कलाकारों के प्रवीण कुशल एवं जादुई हाथों से अचंभित करने वाले वस्त्रों का निर्माण होता था जिसे आज भी संग्रहालयों में देखा जाता है। भारत के परंपरागत वस्त्रों में से कुछ वस्त्र जिनकी प्रसिद्धि विश्व के कोने कोने में थी वे निम्न प्रकार के हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ढाका के मलमल की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ढाका की मलमल। ये इम्पोर्टेंट है, ढाका की मलमल। ढाका जो पूर्व में भारत का ही अंग था परंतु अब बांग्लादेश की राजधानी हो गया है। यहाँ विश्व के सर्वाधिक सूक्ष्म एवं बारीक मलमल के वस्त्र बनाए जाते थे, जिसके समान आज तक वैसे मलमल वस्त्रों का निर्माण विश्व में किसी भी देश में नहीं हो पाया है। आज के वैज्ञानिक युग में जहाँ पूरे विश्व में वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, वस्त्र कला में एक नई क्रांति आई है, नई नई तकनीकें, मशीनें, उपकरण आदि का आविष्कार हुआ है, परंतु आज तक ढाका की मलमल की तरह न तो भारत और न ही किसी अन्यत्र स्थानों में ऐसे वस्त्र का निर्माण हो पाया है। ढाका की जो मलमल है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, उसका निर्माण किसी भी देश में नहीं कर पाए हैं। वास्तव में उस समय के कलाकारों के मस्तिष्क एवं हाथों के प्रवीण उंगलियों में अद्भुत सामंजस्य था, जिससे आश्चर्यचकित वस्त्र का आश्चर्य कर देने वाली अत्यंत सुंदर एवं दुर्लभ कलाकृति तैयार होती थी। डॉक्टर फोर्ब वाटसन के अनुसार डॉक्टर फोर्ब वाटसन ने कहा कि सभी चमत्कारी मशीन व उपकरण मिलकर इतना महीन एवं सूक्ष्म मलमल का निर्माण नहीं कर सकते जितना ढाका की वफ्त हवा में है। ढाका के मलमल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि थान को केवल एक छोटी सी अंगूठी में से निकाला जा सकता है। इसी तरह और कहावत है कि ढाका के जो मलमल है वो पूरे थान को दिया सिलाई यानी माचिस की जो डिब्बी होती है उसके अंदर आप रख सकते हो। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि पूरा थान एक छोटी सी माचिस की डिब्बी में आ जाए तो कितना फाइन वो फैब्रिक होगा, कितना बारीक, कितना सुंदर, कितना सूक्ष्म होगा। पूरे मेहनत एवं लगन के साथ बुनकर काम करता था तो वह केवल 5 गज वस्त्र ही 5 महीने में बुनकर तैयार कर पाता था। वस्त्रों के गुण, उसकी सुंदरता, अलौकिकता एवं उत्कृष्टता के आधार पर कलाकार उन्हें विविध प्रकार के नमूने
सुंदर सुंदर नामों से अलंकृत करते थे। जैसे आबे रवा, इसके अलग अलग नाम दे रखे थे ढाका के मलमल के। जैसे इसको कहते थे आबे रवा, आबे रवा, आबे रवा होता था इसका। और इसको क्या कहते थे, इसको या बहता पानी, आबे रवा या बहता पानी, आबे रवा बहता पानी। वफ्ते हवा, यानी हवा से भी हल्का, वफ्ते हवा यानी हवा से भी हल्का। हवा से भी हल्का। और इसके अंदर और भी इसके नाम है शबनम, यानी ओस के कण, या यानी इसको कहते हैं ओस के कण। ओस के कण हो गए। और इसमें मलमल घास, उपरोक्त सभी वस्त्र ढाका के मलमल के विभिन्न प्रकार है। आबे रवा, आबे रवा है। वफ्ते हवा, सबनम, आबे रवा होता है बहता हुआ पानी। वफ्ते हवा यानी हवा से भी हल्का। सबनम यानी ओस के कण के समान। मलमल घास, ये सारे सब मलमल के इसके प्रकार हैं। ढाका के मलमल भी बरसात के मौसम में ही बुने जाते थे, क्योंकि उस समय में वातावरण में आर्द्रता विद्यमान रहती थी, अथवा गर्मी के मौसम में वातावरण सूखा रहता है, इसलिए इसे नमी और धागे क्या है चटक कर टूट जाते हैं, इसलिए इनको नमी वाले एनवायरनमेंट में इनको बुना जाता है। ढाका के मलमल के मूल्य का निर्धारण उसके वजन के आधार पर किया जाता था, और जिन वस्त्रों का वजन जितना कम होता था उसका मूल्य उतना ही अधिक होता था। उतने ही अधिक संख्या में लंबे धागों का प्रयोग होता था, उन वस्त्रों का मूल्य अधिक होता था। ढाका को सबसे महीन मलमल खास है। इसमें तीनों की संख्या 1000 से 1800 तक हुआ करती थी। इसमें जो तानों की संख्या है वो 1800 से 3000 तक इसमें तानों की संख्या होती थी। यानी सबसे महीन जो मलमल है वो है मलमल घास। ये सबसे महीन, यानी इसमें जो ताने हैं, ये जो ताने हैं उनकी संख्या कितनी होती है 1800 से लेकर 3000 तक इनकी संख्या होती है, तानों की संख्या होती है। अब इसमें ढाका की साड़ी की बात करते हैं। ढाका की मलमल की बात की, ढाका की साड़ी की बात करते हैं। ढाका की साड़ी, ढाका की मलमल की तरह ही ढाका की साड़ियाँ विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी हैं। यहाँ की साड़ियाँ कला के उत्कृष्ट नमूने लिए हुए होती है। ये साड़ियाँ अत्यंत बारीक, हल्की, कोमल एवं सूक्ष्म धागों से निर्मित होती हैं, और इनकी सुंदरता, ऐश्वर्यता एवं अलौकिकता की बराबरी कोई और नहीं कर सकता। सोने चांदी के तारों से जड़ी ये साड़ियाँ जामदानी साड़ियाँ कहलाती हैं। सोने चांदी के तारों से जो जड़ी साड़ियाँ हैं, सोने चांदी के तारों से जड़ी जो साड़ी है उसे क्या कहते हैं, जामदानी साड़ी कहते हैं। जामदानी कहलाती है। ढाका की साड़ियों के बारे में कई बातें हैं। ढाका की साड़ियों के बॉर्डर, जो इनके बॉर्डर हैं, उनमें पशु पक्षी, मोर, हंस, उड़ती चिड़िया, नृत्य करती आकृति, मानव आकृतियाँ आदि के नमूने बने होते हैं इन साड़ियों के अंदर, और नमूने सोने चांदी के तारों से ये काढ़े जाते थे। इन्हीं सोने चांदी के तारों से बने हुए नमूने युक्त साड़ियों को जामदानी कहा जाता था। पहले सोने चांदी के तारों से इनको जड़ा जाता था।
जामदानी साड़ियाँ काफ़ी लोकप्रिय थी। महिलाएं इसे बड़े ही शौक से अच्छे तरीके से सहेज संभाल कर रखती थी। उनमें जामदानी साड़ियों के प्रति काफ़ी उत्साह रहता था। वे इसे अपने ऐश्वर्य का प्रतीक मानती थी। ढाका की साड़ियाँ औरतें इसे ज़्यादा पसंद करती थी। ढाका की साड़ियों पर विभिन्न प्रकार के आकार प्रकार के नमूने बनाए जाते थे। जब साड़ियों पर तिरछी लाइनें डालकर नमूने बनाए जाते थे, साड़ियों पर तिरछी लाइनें डालकर जो साड़ियाँ बनाई जाती थी वो तिरछा कहलाती थी। तिरछी लाइनों की साड़ियों को साड़ी तिरछा कहलाती थी। तिरछी लाइनों की साड़ी तिरछा कहा जाता था। साड़ी के संपूर्ण भाग पर बूटे बनाए जाते थे, तो उसे संपूर्ण भाग पर बूटे होते थे तो उसे बूटेदार कहते थे। बूटेदार साड़ी कहते थे। बूटेदार साड़ी होती थी। पन्ना हजारे यहाँ की काफी प्रसिद्ध साड़ियाँ। पन्ना हजारे साड़ी है वो काफी प्रसिद्ध थी। कि जो ये तिरछा है, ये बूटेदार है, ये पन्ना हजारे है, तो ये साड़ियाँ काफी प्रचलित थी। फूलों के गुच्छे वाले नमूनों की साड़ियाँ पन्ना हजारे कहलाती थी। फूलों का जिस साड़ी में फूलों के गुच्छों का नमूना बना होता था वो पन्ना हजारे कहलाती थी। यानी पन्ना हजारे का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर फूलों का गुच्छा बना हुआ है, इसलिए उसे पन्ना हजारे कहा जाता है। फूलों के गुच्छों, इसमें फूलों के जाल वाले नमूने से युक्त साड़ियाँ जतार कहलाती थी। छोटे छोटे फूल पत्ती वाले नमूने से साड़ियों को फुलवार कहा जाता था। इस प्रकार से काफ़ी सारी साड़ियाँ इनसे बनती थी। वर्तमान समय में भी ढाका में साड़ियाँ बनती हैं, पर अब उनमें पहले की तरह विशेष आकर्षण, सुंदरता, अलौकिकता देखने को नहीं मिलती जो पहले के समय में जो मिलती थी। ये थी हमारी ढाका की मलमल और ढाका की साड़ी की बात। अब करते हैं हम बात चंदेरी साड़ियों की। ये ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स यानी ट्रेडिशनल, हम बोलते हैं कि इसने ट्रेडिशनल पहनी हुई है, ट्रेडिशनल साड़ी पहन रखी है, तो वो क्या होती हैं जो पहले से जो ट्रेडिशन में चली आ रही हैं, जैसे ढाका की मलमल है, ढाका की साड़ियाँ हैं, चंदेरी साड़ियाँ हैं, बनारसी साड़ियाँ हैं। तो ये क्या है, पुराने समय से ये साड़ियाँ ट्रेंड में थी और अब भी इनका कोई भी फैशन आउट नहीं होता, ये हमेशा चलती रहती है। परंपरागत साड़ियाँ होती हैं और ये देखने में भी बहुत सुंदर होती है। आप देखते ही अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हाँ वाओ क्या साड़ी है। चंदेरी साड़ियाँ, चंदेरी साड़ियाँ हैं। चंदेरी साड़ी मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास चंदेर स्थान से साड़ियाँ निर्मित की जाती है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, चंदेरी साड़ियाँ कहते हैं। चंदेरी साड़ियाँ इसके लिए प्रसिद्ध है, अपनी बारीकता, सूक्ष्मता, कोमलता एवं उत्कृष्टता के लिए ये साड़ियाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के एमपी के ग्वालियर के ग्वालियर में चंदेर नामक स्थान है, वहाँ पर ये साड़ियाँ प्रचलित हैं। इस चंदेर नाम के कारण इन साड़ियों का नाम चंदेरी साड़ी पड़ा है। चंदेरी साड़ियाँ अधिकांश सूती बुनी हुई मलमल होती है। ये सूती बुनी हुई मलमल होती है, सूती बुनी मलमल होती है ये वाली। जिसमें बॉर्डर और आंचल पर सिल्क अथवा सुनहरी धागों से सुंदर सुंदर नमूने बनाए जाते हैं।
जो दोनों ओर से दो अलग अलग रंगों अथवा एक ही रंग के सिल्क धागों से निर्मित होती हैं ये साड़ियाँ। कुछ साड़ियों में बॉर्डर दोहरे धागे से बना होता है, जिसमें उनमें दो रंगों का प्रभाव उत्पन्न होता है, एक रंग एक ओर से तथा दूसरा रंग दूसरी ओर से इसमें दिखाई देता है। कुछ चंदेरी साड़ियों की लंबाई 9 मीटर होती है। वैसे नॉर्मली साड़ी आप देखोगे तो 6 मीटर की ऐसे मिलती है, लेकिन ये जो साड़ियाँ होती हैं वो कितने मीटर की मिलती है? 9 मीटर की ये साड़ियाँ, चंदेरी साड़ियाँ लगभग 9 मीटर की साड़ियाँ होती हैं, जिसे महाराष्ट्र की महिलाएं अत्यधिक पसंद करती हैं। महाराष्ट्र में आप देखते हैं कि साड़ी पहनने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होता है, तो क्या है, उस कारण से उनको लंबी साड़ियों की जरूरत पड़ती है, इसलिए 9 मीटर की साड़ियाँ महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा पसंद की जाती हैं। आजकल चंदेरी साड़ियाँ पूरी तरह से रेशमी धागे से बनाई जाने लगी है, जिसे चंदेरी सिल्क भी कहा जाता है। जब सिल्क के धागों से उसे बनाया जाता है पूर्ण रूप से, तो उसे चंदेरी साड़ी कहते हैं। इसकी सुंदरता, ऐश्वर्यता, अलौकिकता वो सभी को मन को मोह लेती है। आज भी चंदेर में अत्यंत सुंदर, आकर्षक, कलात्मक साड़ियाँ बनती है, जिनके बॉर्डर और पल्लू के ऊपर सुंदर सुंदर नमूने अंकित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। मोटिफ सुंदर सुंदर होते हैं इनके। अगला है हमारा बालूचर साड़ियाँ। ये जितनी भी टेक्सटाइल है ये इम्पोर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कहाँ पे क्या क्या, पता होना चाहिए कि कौन सी साड़ियाँ कहाँ पे निर्मित होती हैं। चौथी जो साड़ी है वो है चंदेरी साड़ी, सॉरी चंदेरी नहीं, बालूचर साड़ी। बालूचर साड़ियाँ मुर्शिदाबाद के पास, बालूचर नामक स्थान है। बालूचर स्थान से निर्मित होती है। मुर्शिदाबाद के पास बालूचर नामक स्थान है, वहां पर ये साड़ियाँ निर्मित होती हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? बालूचर नाम इनका रखा गया है, स्थान के कारण। इनसे निर्मित होने वाली साड़ियाँ बालूचर बूटीदार साड़ियाँ कहलाती हैं। बालूचर बूटीदार साड़ी कहलाती है। बालूचर बूटीदार साड़ी क्या कहलाती है? इन साड़ियों के मध्य भाग में छोटे छोटे बूटे बनाए जाते हैं। इसके जो बीच में जो भाग होता है वहाँ पर छोटे छोटे नमूने बनाए जाते हैं, और अन्य और क्या बनाते हैं इसमें छोटे छोटे बूटे, तो अन्य छोटे नमूने भी इनके साथ साथ बनाए जाते हैं, जैसे फूल, पत्ती, पशु, पक्षी, मानव आकृतियाँ इत्यादि इसके अंदर बनाई जाती हैं। ये साड़ियाँ हस्तकरघा, हैंडलूम से तैयार की जाती हैं, यानी हाथ से, हाथ का जो करघा होता है उससे ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं, जिसकी बॉर्डर एवं पल्लू पर काफ़ी सुंदर नमूने अलंकृत होते हैं। उस समय वहाँ के बुनकर इन साड़ियों को अत्यंत धैर्य एवं कुशलतापूर्वक बड़ी मेहनत करके बुनते थे। साड़ियों के आंचल पर बड़े बड़े नमूने बने होते थे। बालूचर की साड़ियों में मुगल काल का प्रभाव भी झलकता था, जैसे फूल सूंघती बेगम, हुक्का पीते सामंत, फारसी ईरानी परिधानों में घोड़े पर सवार सामंत, नृत्य करती मानव आकृतियाँ। मुगलों के बाद अंग्रेजी राज्य में बुनकरों ने अंग्रेजी प्रभाव को भी यहाँ की साड़ियों में समावेश किया तथा ऐसे ही नमूने से साड़ियों को चित्रित किया जाता था। तोरंग या गुलदस्ता सबसे अधिक प्रचलित बूटा होता था। तोरंज या गुलदस्ता था वो सबसे अधिक प्रचलित एक बूटे का नमूने का नाम है, जो उस टाइम पर गुलदस्ता हो गया, फूलों का गुलदस्ता, वो उस टाइम पर साड़ियों में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था, वो नमूने काढ़े ही जाते थे उनके अंदर। बालूचर साड़ियों का अत्यधिक उपयोग हिंदू स्त्रियों द्वारा किया जाता था। आजकल बालूचर साड़ियाँ विलुप्त हो गई हैं, बहुत कम, रेयरली ही देखने को मिलती है, परंतु इन्हें अभी भी हम
संग्रहालय में सुरक्षित म्यूजियम वगैरह होते हैं, वहाँ पर इनको देख सकते हैं। अदरवाइज ये साड़ियाँ बननी बंद हो चुकी हैं। आज भी बालूचर में सुंदर एवं आकर्षक साड़ियाँ बनती हैं, परंतु पहले की साड़ियों की तरह आज की साड़ियों में सुंदरता, सौंदर्य और आकर्षण देखने को नहीं मिलता है, वो पहले की साड़ियों में देखने को मिलता था। तो ये थी हमारी बालूचर बूटीदार साड़ी, बालूचर साड़ी। तो अब इसमें हमारा था भारत के ट्रेडिशनल टेक्सटाइल में हमने ढाका की मलबन, ढाका की साड़ी, चंदेरी साड़ी, बालूचर साड़ी, इनके बारे में डिस्कस किया। अब इसमें हमारा आगे आता है बांधनी आता है। बांधनी साड़ी है। बांधनी जैसे कि हमने कल कर रहे थे, बांधनी टाई एंड डाई, बांधनी यानी बंधेज। बांधनी की साड़ियाँ चुनरी, ओढ़नी और चुनरी होती थी, ओढ़नी, चादरें आदि काफी प्रसिद्ध हुआ करती थी। चुनरी, ओढ़नी और इसकी चादरें काफी प्रचलित हुआ करती थी। बांधनी का कार्य मुख्यतः कहाँ पर होता है? गुजरात, राजस्थान, काठियावाड़, या सिंध में इसका काम होता है, होता था। राजस्थान की बांधनी की साड़ियाँ एवं चुनरी बहुत ही लोकप्रिय है और प्रसिद्ध है। जो राजस्थान की बांधनी की जो साड़ियाँ और चुनरी है वो आज भी आप देखते हो कि काफी लोकप्रिय होती हैं। इसकी प्रसिद्धि विश्व के दूर दूर देशों में देखने को मिलती है। आजकल बांधनी कला से वस्त्रों को सुसज्जित भारत के अन्य स्थानों में भी इसका कार्य होने लग गया। बांधनी साड़ियाँ शादी विवाह के अवसरों पर अत्यधिक उत्साह एवं उल्लास के साथ पहना जाता है। और इसमें क्या है, इन साड़ियों को विवाहितता के लिए मंगलमय एवं सुशोभित सौभाग्यवती का सूचक माना जाता है इनको। और रंग बिरंगे चटकीले एवं तेज रंगों का इनके ऊपर प्रयोग किया जाता है, उनसे इनको बनाया जाता है। बांधनी में पटोला की तरह ही रंग बिरंगे, बांधनी में अब पटोला साड़ी का हम डिस्कस करेंगे, तो बांधनी में पटोला की तरह ही रंग बिरंगे चटकीले रंगों से युक्त वस्त्रों के इसके ऊपर नमूने बनाए जाते हैं। परंतु इन दोनों में अंतर सिर्फ क्या होता है, बांधनी और पटोला में? बांधनी में सूत को न रंग कर तैयार वस्त्रों को ही रंगा जाता है और पटोला में सूत को रंगा जाता है। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, जब डाइंग हम कर रहे थे तो डाइंग में बताया था कि डाइंग के कौन कौन सी विधियों से हम डाइंग को कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप से। तो हमने यान फाइबर स्टेज पे फाइबर पे बताया था, यान पर बताया था, फैब्रिक स्टेज पर बनाया था। तो इसमें क्या करते हैं, इनमें रेशों को ही रंग लिया जाता है, किसके अंदर? पटोला के अंदर। और बांधनी में हम तैयार वस्त्र को रंगते हैं। तो इनमें दोनों में ये अंतर होता है। जबकि पटोला में अब इनका क्या है, दोनों ही वस्त्रों में टाई एंड डाई की विधि का प्रयोग किया जाता है। इसको दोनों में ही टाई किया जाता है, फिर उनको रंगा जाता है। टाई का मतलब बांधना फिर रंगना, टाइंग का मतलब बांधना और डाइंग का मतलब रंगना, यानी पहले टाई करना फिर उसको रंगना। कुछ बंधेज के काम में बिंदियाँ दिखाई देती हैं, जिन्हें बूंद या बांध या पोल्का डॉट्स बूंदी कहते हैं। राजस्थान में शेखावाटी की जो बंधेज है वो सबसे अधिक बारीक होती है। शेखावाटी जो क्षेत्र की जो बंधेज है वो बहुत ज़्यादा फाइन यानी छोटी छोटी बूंदी होती हैं, सुंदर होती हैं। गढ़चोला की बांधनी में सुनहरे धागे से चौकोर नमूने बनाए जाते हैं। फिर इन चौकोर नमूनों को बांधनी के नमूने से अलंकृत किया जाता है। बांधनी वस्त्रों में मोठड़ा, पचरंगी, साफा, ओढ़नी, साड़ी और जोधपुर की फागड़ियाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध होती हैं। तो ये साड़ियाँ इसकी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। बंधेज का कार्य मलमल, सिफोन, लट्ठे, सूती एवं रेशमी वस्त्रों पर किया जाता है। बंधेज प्रक्रिया में आपको बताया कि कौन कौन से चरणों से होकर
रंगा जाता है वस्त्र को, पहले इनको इनके ऊपर डिज़ाइनिंग की जाती है, कि मार्किंग की जाती है कि किस प्रकार का डिज़ाइन करना है। फिर उसके ऊपर जिसको लिखाई बोलते हैं, जो भी लिखना होता है उसको लिख देते हैं। फिर इसको बंधाई करते हैं इसकी, और फिर इसकी टिपाई करते हैं। तो इस प्रकार से वस्त्रों को टिपाई के बाद टिपाई प्रक्रिया में बूंदी पर रुई को रंग में डुबोकर इनके ऊपर लगाया जाता है और फिर इनको रंगा जाता है। तो 4 प्रोसेस हो गई, सबसे पहले लिखाई, फिर बंधाई, फिर उसमें टिपाई और चौथा हो गया रंगाई। तो ये थी हमारी इसकी बंधेज यानी किस प्रकार से बंधेज का कार्य किया जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये 4-5 प्रकार के हमने ट्रेडिशंस की बात की, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स की बात की। तो बाकी कल की क्लास में। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।